ई क्लास मॉनिकर भारत में सबसे पुरानी गाड़ी में से एक है और फिलहाल ये मर्सिडीज बेंज इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है। फिलहाल तो ये सिर्फ एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में मिलती है और इस 6th जनरेशन को इंटरनली V214 कहा जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हुई थी इस गाड़ी से। जी हाँ, ये है आइकॉनिक मर्सिडीज W124, पहली गाड़ी जिसपे ई क्लास की बैजिंग लगी थी। इन दोनों गाड़ियों के बीच में तकरीबन 30 साल का इतिहास है और आज हम ये जानने के लिए आए हैं कि इन 30 सालों में ई क्लास का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कितना आगे बढ़ चुकी है ये गाड़ी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आप कारण बाइक हिंदी से मिस ना करें। इससे पहले कि मैं इस ई क्लास के 2 जनरेशंस के डिफरेंसेस की बात करूं, थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन आपको दे देता हूं। W124 वो पहली गाड़ी थी जिसे मर्सिडीज बेंज इंडिया ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेचा था और ये टेल्को के पुणे प्लांट में असेंबल होती थी, जो आज के जमाने में टाटा मोटर्स कहलाई जाती है। पर 1995 में जब कंपनी ने इसे लॉन्च किया था तभी W124 को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था। इसका मुख्य कारण था कि ये इंडिया में तब आई जब इसका ग्लोबल लाइफ साइकिल अपने अंत के करीब था और W210 जो ई क्लास की 2nd जनरेशन थी तभी तक फॉरेन मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी थी। तो जिन जिन लोगों के पास इस W124 को लेने की कैपेसिटी थी उनमें से सभी लोगों ने इसे नहीं चुना। लेकिन आज के दौर में कहानी थोड़ी सी अलग है। इंडिया के आज के जो क्लासिक कार कलेक्टर्स है वो रियलाइज कर चुके हैं कि W124 सालों साल चलने के काबिल है, क्योंकि इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ओवर इंजीनियर्ड कार्स कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जो गाड़ी खड़ी है वो इस बात को बखूबी दर्शाता है। अगर हम 1995 की बात करें तो उस जमाने के हिसाब से ये W124 वाकई में एक बड़ी गाड़ी थी। लेकिन 2024 में जो ई क्लास है वो काफी आगे आ चुकी है। पिछले जनरेशन मॉडल से ही मर्सिडीज जो भी ई क्लास इंडिया में लॉन्च की है सारे लॉन्ग व्हील बेस वर्जन थे और ये भी एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। इसका जो डायमेंशंस है वो 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, ये ऑलमोस्ट 2 मीटर चौड़ी है और इसका जो व्हील बेस है वो भी 3 मीटर से ज्यादा है। वहीं पर जब हम W124 की बात करते हैं, ये ई क्लास से छोटी तो जरूर है, वहां पे कोई डाउट नहीं है हमें, लेकिन मजे की बात यह है कि जो करंट जनरेशन सी क्लास है उससे भी W124 छोटी है। अगर आज के जमाने के ई क्लास की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंच के ड्यूल टोन लाइट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन W124 में आपको 2 ऑप्शन मिलते थे। एक 15 इंच के स्टील व्हील्स जो एक प्रेस फिट हबकैप के साथ आता था और 15 इंच के एलॉय व्हील्स जो आपको इस गाड़ी में दिख जाएंगे। लेकिन उस समय इनका जो वैल्यू था वो आज के एलॉय व्हील्स के बराबर है। अगर हम W124 के हैलोजन हेडलैम्प्स की बात करें तो ई क्लास में आपको डिजिटल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो काफी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन अपने समय के हिसाब से भी W124 में कई सारे कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते थे। यहाँ पे एक लाइट नॉब देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। इसे राइट में घुमाएंगे तो दोनों पार्किंग लाइट्स इसके ऑन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से साइड की पार्किंग लाइट्स आपको ऑन चाहिए, लेफ्ट या राइट। अभी ये फीचर आपको लेटेस्ट जनरेशन ई क्लास में भी मिलता है क्योंकि उस जनरेशन में कंटिन्यू होते हुआ है, लेकिन 1995 के हिसाब से ये सर्टनली एक ओवर इंजीनियर्ड फीचर है। अभी मैं इस गाड़ी में बैठा ही हूँ तो इसके सीट्स के बारे में बात किए बिना रह नहीं सकता। काफी अच्छे वेल कुशन सीट्स है, इवन आफ्टर 30 इयर्स काफी वेल कुशन लगते हैं। यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल ही जाती है, काफी प्रीमियम लगता है। उस जमाने में ये ऑप्शनल फीचर था, लेकिन आज के जमाने में जो आप आर्टिफिशियल लेदर के मटेरियल देखते हैं उससे काफी अच्छा क्वालिटी लगता है आज भी ये, तो वो एक अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो उस जमाने में काफी रेयर थे, जैसे कि चारों दरवाजों पे आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग भी मिलता है, ऑटोमेटिक AC दिया गया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी आपको W124 में मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो W124 मेरे पास है वो उन गाड़ियों में से नहीं है जो मर्सिडीज बेंज इंडिया ने यहाँ पर असेंबल किया था। इनफैक्ट ये गाड़ी एक फुल्ली इंपोर्टेड व्हीकल है जो फॉरेन मार्केट्स में बेची जाती थी, इसलिए यहाँ पे कुछ फीचर्स जो आपको इंडिया स्पेक मॉडल में मिलते थे शायद नहीं मिलेंगे, जैसे कि ड्यूल जोन AC और पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इसके अलावा W124 में वेंटिलेटर और हीटेड सीट भी नहीं आते थे। लेकिन मामला ये है कि इस नए ई क्लास में भी आपको वो फीचर्स नहीं मिलते
और 2025 के करीब अगर ई क्लास में वेंटिलेटेड सीट्स ना हो तो बात थोड़े सोचने वाली है। लेकिन इन 30 सालों में काफी सारे नए बदलाव हुए हैं और जो हार्ड प्लास्टिक्स और वुडन पैनल है उनके जगह यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, फ्यूचरिस्टिक डिस्प्लेज मिलते हैं, काफी प्रीमियम फिट एंड फिनिश हो मिलता है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट कुशंस भी काफी अच्छे हैं। सेफ्टी के मामले में आज के जमाने की गाड़ियां काफी आगे आ चुकी है और आजकल स्टार रेटिंग से सब कुछ डिफाइन करते हैं। आज के दौर की गाड़ियों में आपको 6 से 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी काफी सारे भर भर के मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट और काफी पॉपुलर एडैस या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। ये सब कुछ आपको मॉडर्न ई क्लास में भी मिल जाता है। लेकिन अपने जमाने में W124 शायद इंडिया की सबसे सेफ गाड़ियों में से एक थी। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मजबूत और दमदार थी और इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स भी यहाँ पे मिलते थे, जैसे कि ड्यूल SRS एयरबैग्स, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड तौर पे मिलता था। लेकिन फीचर्स को अभी साइड में रख के बात करें तो W124 चलाने में कैसी है, इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अपने जमाने में इसे एक परफेक्ट ड्राइवर्स कार कहा जाता था। बस थोड़ा सा समय इस W124 के स्टीयरिंग के पीछे बिताइए और आप मेरे उस स्टेटमेंट से जरूर अग्री करेंगे। नाउ जो गाड़ी मैं आज चला रहा हूँ वो मर्सिडीज बेंज इंडिया यहाँ पे नहीं बेचता था। इनफैक्ट ये एक डायरेक्ट इंपोर्ट है और ये है C300D। इंडिया में आपको C250D मिलता था, जिसमें आपको एक 2.5 लीटर का 5 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था। यहाँ पे आपको एक 6 सिलेंडर का 3 लीटर डीजल इंजन मिलता है और जी हाँ, ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जिसके साथ आपको एक 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। देखिए, बात सिंपल है, गाड़ी 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इंजन भी प्रॉपर्ली एज हो चुका है, तो ये अपना ओन स्वीट टाइम लेता है वो परफेक्ट रेव बैंड पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रेव बैंड में आता है, पावर एंड स्पीड बिल्डअप अच्छे से होता है और गाड़ी काफी एक अच्छी ड्राइविंग फील आपको देती है, काफी नॉस्टैल्जिक लगता है और वो इस गाड़ी की खासियत है। W124 के कंपैरिजन में जो ये मॉडर्न डे ई क्लास में चला रहा हूँ ये E200 है। इसमें एक डीजल ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन ये वाला पेट्रोल है और जी हाँ, ये 4 सिलेंडर का इंजन है, लेकिन ये एक मॉडर्न डे इंजन है और ये टर्बो चार्ज्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है। इनफैक्ट नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 200 bhp से भी ज़्यादा का पावर आउटपुट मिल जाता है और जो टॉर्क आउटपुट है वो 320 न्यूटन मीटर्स का है और इन सब को मैनेज करता है एक 9 स्पीड का सुपर स्मूथ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। इनफैक्ट इन सब को देखें तो मर्सिडीज का दावा है कि ये नई ई क्लास 0 to 100 का जो स्प्रिंट है वो 7.5 सेकेंड्स में कर सकती है। तो नंबर्स बढ़िया है, लेकिन जो लोग इस ई क्लास को वाकई में खरीदते हैं वो शायद इन नंबर्स की चिंता ना करें। इनफैक्ट वो शायद ही इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठेंगे, उनकी जगह है पीछे की तरफ। तो चलिए वहां पे जाते हैं और पता लगाते हैं कौन सी ई क्लास बॉस को वाकई में अच्छे से पैम्पर करती है। इस नए ई क्लास में लॉन्ग व्हील बेस का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस है। अगर ये भी स्पेस आपके लिए काफ़ी नहीं है तो एक बटन दबाने पर ही आप इस आगे की सीट को और पुश कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस पा सकते हैं। लेकिन मॉडर्न डे कार है तो मॉडर्न डे फीचर्स भी मिलेंगे। एक वायरलेस फ़ोन चार्जर दिया गया है, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोलर रियर एसी वेंट्स के साथ। यहाँ पे तीनों साइड्स में आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेबल है, तो एक बटन दबाने पे सारे खुल जाएंगे और बंद भी हो जाएंगे। और अगर वो भी काफ़ी नहीं है तो एक बढ़िया सा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। लेकिन जो बात मुझे ई क्लास की सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसकी राइड क्वालिटी। काफ़ी अमेजिंग राइड क्वालिटी है, स्मूथ और प्लश है, अंडुलेशंस को अच्छे से संभाल लेता है, कैबिन के अंदर मिनिमल डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ओवरऑल वो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो चलिए एक काम करते हैं, उस दूसरे गाड़ी में जाते हैं और पता लगाते हैं 30 साल पहले एक बॉस को किस लेवल के कंफर्ट्स मिलते थे। W124 लॉन्ग व्हील बेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी सारा स्पेस आपको मिल जाता है, काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे पावर विंडोज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे रियर एसी वेंट्स नहीं मिलता। लेकिन 30 साल पहले ये एक फीचर गाड़ियों में मिलता भी नहीं था, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वाकई में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है इसकी राइड क्वालिटी। इनफैक्ट मॉडर्न डे ई क्लास के काफ़ी बराबर है, शायद कुछ मामलों में बेहतर भी है। इनफैक्ट
जो इसे और बेहतर बनाता है वो है इसके सीट्स काफी कंफर्टेबल है, वेल कुशन्ड है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, तो कंफर्ट के मामले में काफी बढ़िया है और वो बात इसे एक एक्स्ट्रा एज देती है। बात सिंपल है, अगर आप मॉडर्न ई क्लास के पीछे बैठे हैं तो शायद आपको एक मॉडर्न टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव वाली फीलिंग मिले, लेकिन यहाँ पे आपको पक्का बॉस वाला फीलिंग मिलता है। अब ये बात तो सच है कि एक नॉन टर्बो डीजल इंजन होने के कारण W124 में मॉडर्न ई क्लास जैसा आउटराइट परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उस जमाने की ये ई क्लास परफॉर्मेंस फोकस्ड मशीन नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी गाड़ी थी जो काफी कंफर्टेबल डेली ड्राइवर के रूप में डिजाइन की गई थी। ये आपको स्टीयरिंग के पीछे उतना ही मजा देता था जितना आपको रियर सीट पे कंफर्ट। लेकिन अगर हम ई क्लास की बात करें तो 30 सालों में उसका जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें इसके रियर सीट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा काम किया गया है, जिसकी वजह से आज की ई क्लास उतनी ड्राइवर फोकस नहीं लगती जितनी W124 थी। तो जी हाँ, ये वीडियो इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक कंपैरिजन नहीं था, बट एक अटेम्प्ट था ये जानने के लिए कि ई क्लास को किस तरह का एवोल्यूशन मिला है इन 30 सालों में। 80s और 90s की बात करें तो वहां पे W124 एक इंजीनियरिंग मार्वल थी और अपने वक्त से काफी आगे थी, लेकिन उसे मद्देनजर रखते हुए अगर हम ई क्लास को देखें तो ये भी काफी आधुनिक है, काफी फीचर पैक्ड है, काफी फ्यूचरिस्टिक है। उस हिसाब से ये इस W124 का एक प्रॉपर डिसेंडेंट बनने के लायक जरूर है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस ई क्लास में आपको वही स्टेटली चार्म और एलिगेंस मिलता है जो इस W124 में था? मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए कारण बाइक हिंदी को फॉलो करते रहें।